नमस्कार सभी को, दिस इज़ प्रियंका सागवाल चौहान। जैसा कि मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। इलेक्ट्रो का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री का मीनिंग है केमिकल्स की मिस्ट्री को जानना। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन और केमिकल्स के बीच में जो रिलेशन है उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ सो केमिकल एनर्जी जब कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, व्हेन केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन दिस चेंज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्योंकि ये चेंज है। चेंज का मीनिंग क्या है कि जब भी हमने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा है या स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है, उसमें हमारी ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। सिमिलर टाइम पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही एक ही टाइम पे हो रही है, तो उसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं या फिर हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो उस टाइम पे जो आयंस हैं हमारे वो मूवमेंट करते हैं और उन आयंस की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम स्टोर कर लेते हैं एज अ इलेक्ट्रिसिटी। सो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स में जो मूवमेंट होती है, रिडॉक्स रिएक्शन के टाइम पे हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन मीन्स कुछ में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, रिडक्शन मीन्स किसी में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl। अब NaCl को अगर मैं एक्वस बना लूँ या फिर इसको मैं ब्राइन सोल्यूशन भी बोल सकती हूँ, मैं लेड ब्रोमाइड का सोल्यूशन ले सकती हूँ, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले सकती हूँ, तो उसमें क्या होगा, एक ही टाइम पे एक के अंदर होगा लॉस, एक के अंदर होगा गेन। दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो उस टाइम पे जो ये मूवमेंट चल रही है, जो इधर से उधर इलेक्ट्रॉन का लेना और इलेक्ट्रॉन का देना, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तब भी एनर्जी रिलीज होती है और जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तब भी एक एटम के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रकार जो ये चेंजेस चल रहा है, स्पॉन्टेनियस चेंज हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, तो उस स्पॉन्टेनियस चेंज के दौरान इन केमिकल्स की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम एज अ इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करते हैं। सो हम इस प्रकार कुछ ना कुछ सेल्स बना सकते हैं, जिसको आप कई बार बोलते हैं ड्राई सेल, लिक्विड सेल। तो इस प्रकार की जो मिस्ट्री है केमिकल्स के जानना, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। So electrochemistry may be defined as it is a branch of chemistry which deals with the relationship between electrical energy and chemical changes takes place in the redox reaction। हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपके सामने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता है बनाना, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी? हम पानी या हवा या धूप से तो बना नहीं रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड और में भी कह सकते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दोबारा से आगे फर्दर किसी भी आयंस को या सॉल्यूशंस को, किसी भी लिक्विड को हम आयंस में डिज़ोल्व करने के लिए, तोड़ने के लिए, आयंस में आपको डिसोसिएट करने हैं, तो हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दोबारा से बैकअप के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स जो कुछ रिएक्शंस जो होती हैं हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, तो उनमें हम उस एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो आई होप ये आपका जो पॉइंट है क्लियर हो गया होगा कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमारी डेली लाइफ में आसपास आप देख सकते हो कि आपके कार वगैरह हैं या जितने भी व्हीकल्स हैं, इनमें हम केमिकल का ही तो यूज़ करते हैं, पेट्रोल डालते हैं या फिर आप बैटरी लगा रहे हो, इन्वर्टर की बैटरी लगा रहे हो घर पे या कार में लगा रहे हो, तो इनमें भी सल्फ्यूरिक एसिड है। वो सल्फ्यूरिक एसिड आखिर कैसे कन्वर्ट कर रहा है,
आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, देन उसको हम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी के फॉर्म में उसको स्टोर कर रहे हैं, उसको आगे यूज़ कर रहे हैं। सो दैट्स वाई हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे जो है हम यूज़ करते हैं इन इस प्रकार के सेल्स का। सो हमारा इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये +2 के बेस में मीन्स बहुत एक अच्छा रोल प्ले करता है आपके फ्यूचर में। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप समझ गए होंगे। द सेकंड पॉइंट है हमारा, यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट है ओम लॉ। ओम लॉ के बारे में तो आप 10th में भी पढ़ के आ चुके हो कि ओम लॉ में जो है हमारे 2 ही पॉइंट मेन हैं, एक तो है पोटेंशियल डिफरेंस और एक होता है करंट। तो कुछ बच्चे हैं हमारे जिनको करंट या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मैं क्लियर करना चाहूँगी। करंट क्या होता है, जैसे एक वायर है, उस वायर्स के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट देखें, जब भी इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कुछ कई बार कम टाइम पे ज़्यादा फास्टली इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, कई बार ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कम टाइम में अगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कम टाइम में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स उसमें करंट ज़्यादा है। तो हम करंट को बोल देते हैं, जैसे आपका 10th का बेस है dQ/में dt इज़ इक्वल टू I। सो करंट होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो ये है हमारे पास करंट की डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव है और जहाँ पे वो स्पेस छोड़ के जा रहे हैं वो हमारा होल है एज अ पॉजिटिव। ये है हमारा करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात करूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा, मान लीजिए कोई 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। अब 2 इलेक्ट्रोड्स में अपनी अपनी, जैसे हम अगर बैटरी वगैरह कनेक्ट करते हैं, अपनी अपनी इनकी चार्ज को स्टोर करने की पोटेंशियल होती है। तो एक में पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा, एक में नेगेटिव। तो यहाँ पे वैसे भी नेचुरली हमारा पॉजिटिव ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे जो इनकी पोटेंशियल में डिफरेंस आता है, मीन्स इनकी हम पोटेंशियल से क्या समझते हैं कि टू स्टोर द चार्ज, हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज स्टोर्ड इन दिस इलेक्ट्रोड्स, कि कितना चार्ज स्टोर करने की पोटेंशियल है एक इलेक्ट्रोड की। तो एक इलेक्ट्रोड के चार्ज स्टोर करने की पोटेंशियल है पॉजिटिव की साइड और एक की है नेगेटिव की साइड। तो अब जो इनके पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं इन आवर डेली लाइफ। तो आपको पता ही है, अगर हम इलेक्ट्रोड का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी करंट की बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने आप पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, क्योंकि करंट भी अपना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन दोनों का आपस में एक रिलेशन है, दोनों का ही डायरेक्ट रिलेशन अगर हम कहें, सो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्योंकि जितना हम करंट देख रहे हैं, जब भी हम किसी चीज़ के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं तो वहाँ के 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके अपने पोटेंशियल है और उनमें डिफरेंस आएगा ही आएगा। सो हमारी जो पोटेंशियल है वो सीधा सीधा डिपेंड करती है करंट पे। सो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब भी हम किसी अपरेटस के अंदर से करंट फ्लो करवाते हैं, चाहे वो कोई वायर हो, चाहे वो कोई मशीन हो या कुछ भी हो, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस नाम की एक चीज़ होती है, मीन्स रुकावट। वो रुकावट आपकी लेंथ की वजह से भी आ सकती है, वो रुकावट आपकी एरिया की वजह से भी आ सकती है। जैसे कई बार कोई मशीन चला देते हैं, उसमें करंट फ्लो करवा दिया, अब थोड़े टाइम के बाद क्या हो गया, वो जो मशीन है वो गर्म हो जाती है। गर्म हो जाती है दैट मीन्स हीट मीन्स क्या होगा, टेम्परेचर राइज हो गया, दैट मीन्स वो एक रेजिस्टेंस, रुकावट उसके अंदर अपने आप डेवलप हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी एक माइनर कह लो या मेजर कह लो रोल प्ले करता है जहाँ भी कभी भी किसी अपरेटस के अंदर से करंट फ्लो होगा। सो यहाँ पे हम ओम लॉ पढ़ रहे हैं, ये एज इट इज़ जैसा कि आपने 10th तक पढ़ा है वैसा ही है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कह रहे हैं तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए अगर, तो यहाँ आता है V इज़ इक्वल टू I R, where I is the current, V is the potential and R is the resistance। So अब हम थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि it state that the potential difference V across the कंडक्टर मीन्स जिस भी चीज़ के अंदर से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस जिसमें से हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसको कंडक्टर बोलते हैं। सो इट स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट।
जितना भी आप करंट उसमें फ्लो करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगी. सो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू I R, वेयर R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. और R कॉन्स्टेंट होता है यहाँ पे, हर एक चीज़ का अपना रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है. सो ओम लॉ इज ओबेड बाय बोथ द मेटेलिक एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. अब मेटेलिक की बात कर रहे हैं, मेटेलिक की तो मैं सिंपल बात कर सकती हूँ. मैंने कॉपर की तार ले ली, मैंने कॉपर की वायर ले ली, या मैंने आयरन का कोई रोड ले ली, तो उसमें मेटेलिक के अगर हम वहाँ पे करंट फ्लो करवाते हैं तो उनकी अपनी पोटेंशियल भी है और अपना रेजिस्टेंस भी है. एज वेल एज मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करूँ तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का मेरा मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट से है. अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था NaCl का इलेक्ट्रोलाइट. NaCl का सोल्यूशन बना लीजिए, सोल्यूशन बनाने के बाद उसमें से थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पास कर दीजिए, जब वो आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा. और उस इलेक्ट्रोलाइट में से अगर हम करंट फ्लो करवा के देखें तो अच्छे से करंट फ्लो होगा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. क्योंकि मेटेलिक हमारा सॉलिड है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हमारा लिक्विड है. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस. अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है कि रेजिस्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी, ये तो एक गुण है जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑटोमेटिक होता है, ये कांस्टेंट होता है. सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस बाय विच इट ऑब्स्ट्रक्ट होता है रुकावट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो करंट जो फ्लो करवा रहे हैं उसके लिए एक रुकावट पैदा करता है. ये ऑटोमेटिक सेटअप होता है कि हाँ उस चीज़ का अपना जो है रेजिस्टेंस इतना है. मान लीजिए कोई आप AC चला रहे हो या कोई बड़ी मोटर चला रहे हो, अब उसमें आप करंट दे रहे हो, अब उसका एरिया ज़्यादा है तो आप उसको पतली तार से नहीं चला सकते कि आपने पतली सी तार ली और अपनी AC चला दी. आपको उसको अच्छे से एक हाई पोटेंशियल की जो है आपको क्या लेनी पड़ेगी, आपको उसमें तार वायर लगानी पड़ेगी, एक अच्छी लगानी पड़ेगी जो कि उसका रेजिस्टेंस को सहन कर सके. क्योंकि अगर एक बड़ी मोटर आप ले रहे हो, उसको चला रहे हो, तो वो हीट पैदा करे तो वो मेल्ट भी हो सकती है. रेजिस्टेंस उसका हाई हो जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है और वो जो वायर है वो सड़ भी सकती है, वो ख़राब हो सकती है. सो ये रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी, एक गुण है ऑफ ए सब्सटेंस बाय विच इट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट. द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर, इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. अब मैंने एग्जांपल दिया आपको एक कि हमारे पास जो है कोई मोटी तार लेनी पड़ेगी या लंबी, ऐसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको. मान लीजिए आपने यहाँ से वायर कनेक्ट की और आपने 1 किलोमीटर दूर जा कर के आपने एक बल्ब जो है उसे कनेक्ट कर दिया. अब आप देखना क्या जो बल्ब है आपका उतनी ही रोशनी के साथ चमकेगा जितना कि आपका बल्ब आपके कमरे में जैसे आपने वायर कनेक्ट की वहाँ पे चल रहा है, तो वो थोड़ा सा डिम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है अगर आपकी लेंथ वायर की इंक्रीज़ हो रही है. अगर आपकी वायर की लेंथ लंबाई ज़्यादा है तो आपका वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट कम पहुँचेगा. एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह रही हूँ कि अगर आपने मोटी तार ले ली, पूरी मोटे वाली अच्छी वाली, तो उससे क्या होगा, करंट अच्छा फ्लो होगा, उससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. रेजिस्टेंस कम हुआ, करंट अच्छा हुआ, तो ये इन्वर्सली में आ गया, अपोजिट में आ गया. तो दैट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बट R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अगर आपकी वायर जो है एक अच्छी रेडियस के साथ है पूरे और वहाँ पे आप करंट फ्लो करवा रहे हैं तो R रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाता है क्योंकि एरिया के अपोजिट है हमारा रेजिस्टेंस. तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. सो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद आएगा यहाँ पे रो. R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. अब रो को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. इसका दूसरा नाम जो होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और मे बी रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी वर्ड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपका +2 में. तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इसकी जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, रो इज़ इक्वल टू RA अपॉन में L. सो अगर हम इमेजिन करके देखें कि हमने जो है लेंथ जो है वो ले ली है 1 सेंटीमीटर और एरिया भी हमने जो ले लिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया है. सो इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू
रो के इक्वल आ जाएगा। सब तब इसकी हम डेफिनेशन क्या देंगे, द रेजिस्टिविटी में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर। आप देख सकते हैं यूनिट क्या होगी रो की, रो रेजिस्टिविटी है, कांस्टेंट है, बट फिर भी इसकी यूनिट होगी क्योंकि यहाँ पे रो इज़ इक्वल टू आर, और आर की जो यूनिट है वो हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम, और आगे है हमारे पास ए अपॉन में एल। रो इज़ इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। ये रेजिस्टेंस जो है इसकी ऐसे यूनिट है ओम। एरिया की क्या होगी, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, यहाँ लेंथ किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी, एक कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रो, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, दिस इज ओम सेंटीमीटर। सो एट SI यूनिट ऑफ द ओम, मीटर में भी हो सकती है, SI यूनिट मीटर में होगी। सो ये था हमारे पास, डिफाइन किया हमने रेजिस्टेंस को। आगे हम बात करने वाले हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी, करंट फ्लो कर रहा है जिसमें। सो कंडक्टेंस ये रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, आप पता ही है आपको, क्योंकि जहाँ हमारा करंट फ्लो करता है उसके अपोजिट में हमारा रेजिस्टेंस है। सो ये इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड मे बी डिफाइंड एज द एज विद विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। सो ये बहुत सिंपल है, G इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 1 अपॉन में R, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ गया। अगर इसके हम ऐसा यूनिट कहें तो ओम इन्वर्स, यहाँ नीचे ओम आ गया रेजिस्टेंस का, यहाँ नीचे ओम आ गया, ओम आने के बाद क्या हुआ, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ओम इन्वर्स को बोलते हैं MO, MHO, या फिर हम इसको साइमन भी बोल सकते हैं, और इसको हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कंडक्टिविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कप्पा से। कंडक्टिविटी कप्पा, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर हम रेजिस्टिविटी को इन्वर्स में लाते हैं तो हमारे पास आती है कंडक्टिविटी, और अगर हम रेजिस्टेंस को इन्वर्स में लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं हम कंडक्टेंस। सो कप्पा इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, या इज इक्वल टू 1 अपॉन में रो। अब रो का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन R इंटू एल अपॉन में A, 1 अपॉन में R इंटू एल अपॉन में A। और अगर हम 1 अपॉन में R की वैल्यू पुट करें तो वहाँ पे हम पुट करते हैं G, ये आ गया हमारे पास, कप्पा इज इक्वल टू G एल अपॉन में A। अब इमेजिन कर लीजिए हमने क्या ले लिया, हमने जो भी कंडक्टर लिया या कुछ भी लिया, हमने इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन लिया या कुछ भी लिया है, हमने उसको L इज इक्वल टू 1 पुट किया, एरिया को हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट किया, देन कप्पा किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा कंडक्टेंस के। सो कप्पा इज इक्वल टू C, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस। हैंस द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आज आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी की है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, मे बी आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।